हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो सर थॉमस मैलोरी और उनके बहुत फेमस आर्थरियन प्रोज रोमांस जिसका नाम है ले मोर्टे डी आर्थर। थॉमस मैलोरी के ले मोर्टे डी आर्थर पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी उनके द्वारा सूरवीरता के चित्रण और उनके स्वयं के जीवन के बीच कथित विरोधाभास पर केंद्रित है, जो कानूनी परेशानियों और आपराधिक अतीत से चिन्हित किया गया है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि शूरवीरों और खोजों के अपने दृष्टिकोण के बावजूद भी उनका काम मानव स्वभाव के एक परेशान और संभावित रूप से निंदक दृष्टिकोण को दर्शाता है। अन्य लोग ध्यान देते हैं कि पाठ मौजूदा जो भी लेख है आर्थरियन रोमांस पर आधारित है। मैलोरी की अपनी मौलिकता और इन स्रोतों के परिवर्तन को हमेशा पूरी तरह से नहीं खोजा जा सकता है। मैलोरी का कार्य शिष्टता, सम्मान और आदर्श शूरवीरता की दुनिया प्रस्तुत करता है। हालांकि उनका अपना जीवन, जिसमें जबरन वसूली, चोरी, अन्य अपराधों के आरोप भी शामिल थे, इस चित्रण की प्रामाणिकता और ईमानदारी पर सवाल उठाया जा सकता है। बहुत से आलोचकों का तर्क है कि मैलोरी का काम महज एक आदर्श रोमांस ही नहीं, बल्कि यह मानव प्रकृति की जटिलताओं पर भी टिप्पणी करने में सक्षम है, जिसमें उसकी महान आकांक्षाओं और विनाशकारी व्यवहारों दोनों के लिए शामिल किया गया है। मोर्टे डी आर्थर की आदर्श दुनिया और उसके लेखक के जीवन के बीच के अंतर को राजनीतिक उथल-पुथल और सामाजिक असमानताओं की दुनिया में नैतिक संहिता बनाए रखने की चुनौतियों के प्रतिबिंब के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि जो बुक है आर्थरियन रोमांस पर लिखी गई है, ले मोर्टे डी आर्थर, पूर्ववर्ती आर्थरियन रोमांसों पर आधारित है, विशेष रूप से फ्रांसीसी सुइट डू मर्लिन पर। तथापि मैलोरी का अपना जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि मैलोरी का कार्य अलग अलग कहानियों का संग्रह न होकर एक एकीकृत कथा, जो स्रोत सामग्री को आकार देने और एकीकृत करने की एक अद्वितीय क्षमता को प्रदर्शित करता है। मैलोरी की मौलिकता को अक्सर कम करके आंका जाता है तथा मौजूदा लोगों के उनके अनुकूलन को हमेशा पूरी तरह से सराहना नहीं मिल पाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं और ले मोर्टे डी आर्थर का भी के ऊपर जो रोमांटिक प्रोज है लिखा गया, रोमांस प्रोज, उसके भी ऊपर मेन पॉइंट्स हैं जो आपके यूजीसी नेट या अन्य किसी भी कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। लेट अस नाउ स्टार्ट। Sir Thomas Mallory was an English writer, the author of Le Morte d'Arthur, the classic English language chronicle of the Arthurian legend, compiled and in most cases translated from French sources. सर थॉमस मैलोरी एक अंग्रेजी लेखक थे जिन्होंने आर्थरियन प्रोज के क्लासिक अंग्रेजी भाषा के क्रॉनिकल ले मोर्टे डी आर्थर की रचना की, जिसे संकलित किया गया और ज़्यादातर मामलों में फ्रेंच स्रोतों से भी अनुवादित किया गया, फ्रेंच लैंग्वेज के भी या फ्रेंच सोर्सेज को भी लाया गया इसमें। द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ ले मोर्टे डी आर्थर was published by the famed London printed William Caxton in 1485. Much of Mallory's life history is obscure, but he identified himself as a night prisoner, apparently reflecting that he was either a criminal, a prisoner of war, or suffering some other type of confinement. कहते हैं मैलोरी के जीवन का अधिकांश इतिहास अस्पष्ट है, किसी को नहीं पता है उनकी रियल डेट ऑफ बर्थ, रियल डेट ऑफ डेथ, कुछ नहीं पता है कहाँ जन्मे थे, कहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। ये इस इतिहास बिल्कुल अस्पष्ट है, लेकिन उन्होंने खुद को नाइट कैदी के रूप में पहचाना, जो जाहिर तौर पर दर्शाता है कि वह या तो एक अपराधी हैं, युद्धबंदी थे, या किसी अन्य प्रकार के कारावास से पीड़ित भी थे। कुछ क्रिटिक्स ने इनका डेट ऑफ बर्थ 1414 ईस्वी में वारविकशायर यानी यूनाइटेड किंगडम में एक वारविकशायर जगह है वहाँ मानते हैं, और डेट ऑफ डेथ जो इनकी है वो 1471 मतलब 1471 में न्यू गेट प्रिजन जेल में के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है और रियल डेट ऑफ बर्थ और रियल डेट ऑफ डेथ इनकी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट, Mallory's identity has never been confirmed.
Since modern scholars began researching his identity, the most widely accepted candidate has been Sir Thomas Malory of Newbold Revel in Warwickshire, who was imprisoned at various times for criminal acts and possibly also for political reasons during the Wars of the Roses. मैलोरी की पहचान की पुष्टि कभी नहीं हुई। जब से आधुनिक विद्वानों ने उनकी पहचान पर शोध करना शुरू कर दिया था, तब से सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत उम्मीदवार वारविकशायर में न्यूबोल्ड रेबल के सर थॉमस मैलोरी रहे हैं, जिन्हें आपराधिक कृत्यों के लिए और संभवतः रोजेस के युद्ध जो वॉर ऑफ रोजेस हुए थे उनके दौरान राजनीतिक कारणों से कई बार उन्हें जेल में डाल दिया गया था। ले मोर्ट डे ऑर्थर बुक है जो प्रोज रोमांस लिखी गई है। Le Morte d'Arthur tells the story written in the form of prose of the rise and fall of King Arthur, the adventures of his noble knights in their quest for the Holy Grail, and the love affair between Arthur's queen Guinevere, इसको पढ़ेंगे Guinevere, and his best friend and champion Lancelot du Lac। ले मोर्टे डी आर्थर राजा आर्थर के उत्थान और पतन की कहानी बताता है, जो पवित्र ग्रेल कहानी चलती है उसकी खोज में महान शूरवीरों के रोमांस और आर्थर की रानी गुइनेवेरे और उनके सबसे अच्छे दोस्त और चैंपियन लैंसलॉट डू लैक के बीच से प्रेम संबंध दिखाया गया है। The entire work is 8 romances that span 21 books with 507 chapters, which was said to be considerably shorter than the original French sources despite its vast size. पूरा काम द एंटायर वर्क रोमांस जो 507 अध्यायों के साथ 21 पुस्तकों में यानी किताबों में फैला था, इसके विशाल आकार के बावजूद मूल फ्रांसीसी स्रोतों की तुलना में काफ़ी छोटा कहा गया था। ये इतना बड़ा लेख फिर भी इससे छोटा कहा गया अगर मूल फ्रांसीसी सोर्सेस के आधार पर देखा जाए तो। The sources of the romances that make up Le Morte d'Arthur and Malory's statement of those sources correspond to some degree with those of a poem called The Bedding of Sir Gawain and Dame Ragnelle and Sir Gawain दोनों की जब शादी होती है। तो ले मोर्टे डी आर्थर को बनाने वाले रोमांच के स्रोत और उन स्रोतों के बारे में मैलोरी का व्यवहार कुछ हद तक द बेटिंग ऑफ सर ग्वेन एंड डैम रैग्नेल नामक कविता के साथ मेल खाता हुआ दिखता है। They also both end with a similarly worded prayer to be released from imprisonment। और यही कारण है कि वे दोनों कारावास से रिहा होने के लिए एक समान शब्दों वाली प्रार्थना के साथ समाप्त होते हैं। Malory's original intention was a complete volume of 8 tales. Each of these tales, except for the fifth about the knight Tristram, build on the events of its predecessor, developed the characters, psychological and emotional motivations, and advanced the narrative। यहाँ पर बता दें, मैलोरी का जो मुख्य इरादा था, मूल इरादा था 8 कहानियों में समेट करके रखना था, पूरा खंड बनाना था, एक्ट बनाना था, इनमें से प्रत्येक कहानी शूरवीर ट्रिस्ट्राम के बारे में 5वीं कहानी को छोड़कर अपने पूर्ववर्ती की घटनाओं पर आधारित है, पात्रों की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रेरणाओं को विकसित करती है और कहानी को आगे बढ़ा देती है। एडवांस द नैरेटिव। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट Le Morte d'Arthur is considered the first novel in English and the first in the Western world। यही कारण है कि ले मोर्टे डी आर्थर को अंग्रेजी में पहला और पश्चिमी दुनिया में पहला उपन्यास माना जाता है। याद रखना, कंसिडर्ड द फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश एंड द फर्स्ट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। प्रोज रोमांस भी है और नॉवल, फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश। By the time Malory was writing tales of King Arthur and had been in circulation for centuries,
the first full-length work introducing the king and most of the central characters is Geoffrey of Monmouth's History of the Kings of Britain 1136 CE। जब मैलोरी लिख रहे थे तब तक राजा आर्थर की कहानियाँ सदियों से प्रचलन में थीं। राजा और अधिकांश केंद्रीय पात्रों का परिचय देने वाला पहला पूर्ण लंबाई वाला काम जेफरी ऑफ मॉनमाउथ का लिखा हुआ हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन जो 1136 में लिखा गया था। Geoffrey's work in Latin was so popular that other poets and used the subject matter for their work, notably Chrétien de Troyes 1130 to 1190 CE, who created the character of Lancelot, his love affair with Guinevere, the quest for the Grail, and coined the name of Arthur's court Camelot. जेफरी का लैटिन में लिखा काम इतना लोकप्रिय हो गया था, वर्क हो गया था कि अन्य कवियों ने भी अपने काम के लिए इस विषय वस्तु का इस्तेमाल कर लिया। ख़ासतौर पर क्रेटियन डी टॉयस जो 1130 से 1190 के बीच में थे, उन्होंने लैंसलॉट के चरित्र, गाइनवेरे के साथ उसके प्रेम संबंध, ग्रेल की खोज और आर्थर के दरबार के कैमलॉट का नाम बना लिया था। Other writers then built on the world Chrétien had shaped in his Arthurian romances to deepen and broaden accepts of the legends, and these were largely Christianized in the 13th century CE in a work known as the Vulgate Cycle 1215 to 1235 CE। अन्य लेखकों ने भी इस कार्य को पहलुओं को गहरा और व्यापक बनाने के लिए आर्थरियन रोमांस में क्रेटियन द्वारा जो बनाई गई दुनिया का निर्माण किया और उन्हें 13वीं शताब्दी में वल्गेट साइकिल के रूप में जाना जाने वाला वर्क बड़े पैमाने पर क्रिश्चियनाइज कर दिया था। ये जानकारी आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यही मूल स्रोत है जो मैलोरी के द्वारा लिखा गया अपना लेख है उसका। By 1468 CE, when Mallory began his work, the mighty warrior king of Geoffrey and the chivalric romantic hero king of Chrétien had become the noble Christian King Arthur of Camelot, whose knights had sworn to find the Holy Grail, the cup Christ drank from at the Last Supper। इसी को देखकर 1468 में जब मैलोरी ने अपना वर्क स्टार्ट किया था, तब जेफरी के शक्तिशाली योद्धा राजा और क्रेटियन के सूरवीर रोमांटिक नायक राजा कैमलॉट के कुलीन ईसाई राजा आर्थर बन गए थे, जिनके सूरवीरों ने पवित्र ग्रिल को खोजने की शपथ ली थी, वह प्याला जिसे ईसा मसीह ने अंतिम भोज में पिया था। मैलोरी फॉर्म्ड दिस स्टोरी इनटू 8 टेल्स, 8 कहानियों में बनाया गया है। टेल फर्स्ट, यहाँ से कहानियाँ कितनी हैं, 8 कहानियों में यह मैलोरी का वर्क मोर्टे डी आर्थर के नाम से लिखा है। उसमें 8 कहानियाँ हैं। पहली कहानी फर्स्ट टेल, टेल 1। Arthur is conceived magically when Merlin casts a spell allowing Arthur's father Uther Pendragon to impregnate the queen Igraine in the guise of Igraine's husband. When Arthur is born, he is taken by Merlin and raised as a squire to his brother Kay until he draws the sword from the stone, which proves him the true king of England. इस कहानी में पहली कहानी क्या है? आर्थर जादुई तरीके से गर्भाधान करता है जब मर्लिन एक जादू करता है जिससे आर्थर के पिता ऊधर पेंड्रैगन रानी इग्रेन के पति की याद में गर्भवती कर सकते हैं। जब आर्थर का जन्म होता है तो उसे मर्लिन द्वारा ले जाया जाता है और उसके भाई के लिए एक सहायक के रूप में पाला जाता है जब तक कि वह पत्थर से तलवार नहीं खींच लेता तब तक पालन पोषण होता है उसका, जो उसे इंग्लैंड का सच्चा राजा साबित कर सकता था। He is not instantly accepted by his barons and must fight to subdue them, but finally wins, receives the sword Excalibur from the Lady of the Lake, establishes his round table and marries Guinevere, and Lancelot comes to court.
बताते हैं, लेकिन उसे अपने बैरन द्वारा तुरंत स्वीकार नहीं किया जाता और उसे उन्हें वश में करने के लिए लड़ना पड़ता, लेकिन अंत में वह जीत जाता है। लेडी ऑफ द लेक से तलवार एक्सकैलिबर द्वारा प्राप्त कर लेता है, अपनी गोल मेज की स्थापना करता है, यही राउंड टेबल की स्थापना कर लेता है। राउंड टेबल पर बैठ करके ही ये लोग किसी भी बात के लिए फैसला लिया करते थे और गाइनवेरे से शादी करता है और लैंसलॉट दरबार में आता है। टेल 2 लैंसलॉट बिकम्स आर्थर्स प्रीमियर चैंपियन व्हेन लूसियस एम्परर ऑफ रोम डिमांड्स ट्रिब्यूट एंड आर्थर रिफ्यूजेस। कहानी 2 में रोम के सम्राट लूसियस ने श्रद्धांजलि की मांग की और आर्थर ने मना कर दिया, तो लैंसलॉट आर्थर का प्रमुख चैंपियन बन गया था। Arthur leads his knights against Lucius, defeats him in France and its crowned emperor. आर्थर अपने सूरवीरों को लूसियस के खिलाफ ले जाता है, उसे फ्रांस में हरा देता है और सम्राट का ताज पहनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट एंड लॉज ऑन द कॉन्टिनेंट ही सेट्स असाइड द ग्लोरी ऑफ एम्पायर एंड रिटर्न्स टू ब्रिटेन। कॉन्टिनेंट पर सरकार और कानूनों में सुधार करने के बाद वह साम्राज्य की महिमा को अलग रखता है और ब्रिटेन लौट आता है। और किंग आर्थर ब्रिटेन लौट आता है। टेल 3 लैंसलॉट्स चेस्ट लव फॉर गुइनेवेरे इन्फॉर्म्स ऑल हिज एडवेंचर हियर, dedicating himself to her service without hope of reward or sexual satisfaction. Lancelot embarks on a series of challenges to prove himself worthy of his place at court, and in so doing is recognized as the greatest knight in the world. Although he and Guinevere share affection, they have not yet spoken of it. थर्ड कहानी में गुइनेवेरे के लिए लैंसलॉट का पवित्र प्रेम यहाँ उसके सभी कारनामों को सूचित करता है। बिना किसी नाम या बिना किसी संतुष्टि के उम्मीद के खुद को उसकी सेवा में समर्पित करते हुए लैंसलॉट खुद को दरबार में अपनी जगह के योग्य साबित करने के लिए चुनौतियों की एक श्रृंखला शुरू करता है और चुनौतियाँ जीतता भी है, और ऐसा करने में दुनिया के सबसे महान सूरवीर के रूप में पहचाना जाता है। आल्दो वह और गुइनेवेरे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अभी इसके बारे में बात नहीं की थी। नेक्स्ट टेल 4 टेल गैरेथ ब्रदर ऑफ गेवेन goes on a civil request to help Lynette and her sister Leonesse, whose lands and honor are threatened by the Red Knight. Gareth and Lancelot become good friends as Lancelot's reputation and that of Arthur's round table grows. फोर्थ टेल में ग्वेन का भाई गैरेथ लीनेट और उसकी बहन लियोनेस की मदद करने के लिए एक वीरतापूर्ण खोज पर जाता है, जिनकी ज़मीन और सम्मान को रेड नाइट द्वारा खतरा है वही बताता है, तो इसलिए वह खोज के लिए जाते हैं। गैरेथ और लैंसलॉट अच्छे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि लैंसलॉट की प्रतिष्ठा और आर्थर की गोल मेज की प्रतिष्ठा और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। Tale 4 represents Arthur, Guinevere and the knights at their finest as they bring justice. They bring justice to the land and help those in need. ये फोर्थ टेल में आर्थर गुइनेवेरे और शूरवीरों को उनके बेहतरीन रूप में दर्शाती है, और क्योंकि वे भूमि को न्याय दिलाते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद भी करते हैं, यही सिलसिला जारी हो जाता है इन लोगों का। टेल 5 The tale of Tristan and Isolde make up the entirety of this tale, with some additions made by Mallory. The hero's name here is Tristram, and the setting in England. Is England instead of Ireland, but the love triangle of Tristan, Isolde, King Mark, written centuries earlier, remains central. इस 5 टेल में ट्रिस्टन और इसोल्ड की कहानी इस कहानी की संपूर्णता बनाती है, जिसमें मैलोरी द्वारा कुछ अतिरिक्त बातें जोड़ दी गई हैं। यहाँ नायक का नाम ट्रिस्टन और सेटिंग आयरलैंड की है,
और नायक है वो ट्रिस्ट्रैम है। सेटिंग आयरलैंड के बजाय इंग्लैंड की है, लेकिन ट्रिस्ट्रैम इसोल्ड किंग मार्क का प्रेम त्रिकोण इस पद ये है, ट्रायंगल लव ट्रायंगल है, जो सदियों पहले लिखा गया था, केंद्रीय बन चुका है। मिस प्रिंट हो गया है, ट्रिस्ट्रैम होना चाहिए, ये इट इज़ राइट, ट्रिस्ट्रैम। Next point, King Arthur and the other knights serve as a kind of backdrop to the Tristram tale, and his affair with Isolde is mirrored in Lancelot and Guinevere finally giving into their passion and consummating their love. Lancelot also has an affair with the lady Eleni of Corbenic, which will later produce his illegitimate son Galahad. किंग आर्थर और अन्य जो नाइट्स हैं ट्रिस्ट्रैम की कहानी के लिए एक तरह की पृष्ठभूमि में काम करते हैं, बैकग्राउंड में काम करते हैं, और इसोल्डे के साथ उनके संबंध लैंसलॉट और गुइनेवेरे द्वारा अंततः अपने जुनून के आगे झुकने और अपने प्रेम को पूरी तरह से परिलक्षित होते हैं। लैंसलॉट का कार्वेनिक की महिला एलन के साथ भी संबंध है, जो बाद में उसके नाजायज बेटे गैलाहड को जन्म देती है। नेक्स्ट कहानी है टेल 6। द होली ग्रेल appears in a vision at Arthur's court before all the knights of the round table, and a voice requests their help in finding it. Gawain, Percival, Bors and others, 3 characters, and others leave to take up the quest with Lancelot lagging. Lancelot is torn between his duty to God and his king and best friend and his love for Guinevere, and can no longer claim to be the best knight. 6th टेल में पवित्र ग्रेल गोल मेज के सभी सूरवीरों के सामने आर्थर के दरबार में एक दृष्टि में प्रकट होता है। याद रखना, किंग आर्थर ने ही इस राउंड टेबल का आविष्कार किया था, यही बनवाई थी इन्होंने, और एक आवाज़ उसे खोजने में मदद भी करने का अनुरोध करती है। ग्वेन, परसिवल और बोर्स, ये 3 लोग और उसके साथ में लैंसलॉट के पीछे रहने के साथ खोज करने के लिए भी निकल पड़ते हैं। लैंसलॉट भगवान और अपने राजा और अच्छे दोस्त के प्रति अपने कर्तव्य और गुइनेवेरे के प्रति अपने प्रेम के बीच फंस जाता है, और अब वह सबसे अच्छा सूरवीर होने का दावा नहीं कर पाता है। लास्ट में वो फेल हो जाता है। ही फेल इन हिज क्वेस्ट, but Galahad will succeed as a blameless knight without sin. वह अपनी खोज में विफल हो जाता है, वही सूरवीर लैंसलॉट, लेकिन गैलाहड पाप रहित एक निर्दोष सूरवीर के रूप में सफल होगा। टेल 7, 7वीं कहानी में Guinevere is abducted by Maleagant and risked by Lancelot. The two then continue their affair. 7वीं कहानी में मैलेगेंट द्वारा गुइनेवेरे का अपहरण कर लिया जाता है और लैंसलॉट द्वारा उसे बचाया जाता है। उसके बाद दोनों अपना प्रेम संबंध जारी रखते हैं। आर्थर इज अवेयर ऑफ व्हाट इज बिटवीन देम बट प्रेफर्स टू टर्न अ ब्लाइंड आई एज लॉन्ग एज द अफेयर रिमेन्स प्राइवेट। आर्थर को पता होता है उनके बीच क्या चल रहा है, लेकिन जब तक वह प्रेम संबंध निजी बना रहता है तब तक वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता है। ही वॉज वार्न्ड बाई मर्लिन long ago when he said he wanted to marry Guinevere, that she would one day betray him with a knight called Lancelot, and he has accepted his fate. जब उसने कहा कि वह गुइनेवेरे से शादी करना चाहता है तो मर्लिन ने उसे बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी। क्या किया गया था? ही वॉज वार्न्ड बाय मर्लिन। मर्लिन ने चेतावनी दे दी थी कि वह एक दिन लैंसलॉट नामक सूरवीर के साथ मिलकर उसे धोखा देगी, और उसने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया था कि जो भी होगा वो होगा, देखा जाएगा, लेकिन गुइनेवेरे से शादी वो आर्थर करेगा। तो किंग आर्थर ने ऐसे ही बोल दिया था। 8वीं कहानी में टेल 8, Lancelot and Guinevere continue their affair, and after a few discoveries are finally caught together. Lancelot fights his way free and escapes, but Guinevere is caught and condemned to death through burning at the stake. Lancelot returns and risks her carrying her away to his kingdom, but she returns to Arthur to ask his forgiveness and be reconciled. 8वीं कहानी जो
डिनोमा बोलेंगे इसको, लास्ट कहानी है। तो इस कहानी में लैंसलॉट और गुइनेवेरे अपने प्रेम संबंध जारी रखते हैं। कुछ खोजों के बाद आखिरकार एक साथ पकड़े जाते हैं। लैंसलॉट अपने बचाव के लिए लड़ता है और भाग जाता है, लेकिन गुइनेवेरे को पकड़ लिया जाता है और उसे सूली पर जलाकर मौत की सज़ा दी जाती है। लैंसलॉट वापस आता है, उसे बचाता है, उसे अपने राज्य में ले जाता है, लेकिन वह आर्थर से माफ़ी मांगने और सुलह करने के लिए वापस लौटती है। गैरेथ, brother of Gawain, is killed by Lancelot when he risks Guinevere and Gawain presses Arthur to go to war against his former friend. गोवेन के भाई गैरेथ को लैंसलॉट द्वारा मार दिया जाता है जब वह गुइनेवेरे को बचाता है और गोवेन आर्थर पर अपने पूर्व मित्र के खिलाफ युद्ध में जाने का दबाव डालता है। Mordred, Arthur's illegitimate son, is made regent and Arthur leads his army against Lancelot. आर्थर के नाजायज बेटे एक मॉर्डेड नाम का जो रेजेंट बनाया जाता है और आर्थर अपनी सेना का नेतृत्व लैंसलॉट के खिलाफ करता है। Mordred betrays his father, seizes the kingdom and attempts to abduct Guinevere. मॉर्डेड अपने पिता को धोखा देता है, राज्य पर कब्जा कर लेता है, गुइनेवेरे का अपहरण करने का प्रयास भी कर लेता है। आर्थर hurries back and defeats Mordred at the battle and Camlan, but most of the knights on both sides are killed. आर्थर के वापस आने पर वह कैमलॉन की लड़ाई में मॉर्ड्रेड को हरा देता है, लेकिन दोनों पक्षों के अधिकांश शूरवीर मारे जाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े रूप में लड़ाई होती है। Guinevere and Lancelot see each other one last time to say goodbye before renouncing the world and going off to take religious orders. Arthur kills Mordred but is mortally wounded. He is helped from the battlefield by Sir Bedivere, returns Excalibur to the Lady of the Lake and is taken away to the Isle of Avalon. गुइनेवेरे और लैंसलॉट दुनिया को त्यागने और धार्मिक आदेश देने के लिए जाने के लिए एक दूसरे को अलविदा कहने के लिए आखिरी बार मिलते हैं। आर्थर मॉर्डेड को मार देता है, लेकिन घातक रूप से खुद भी घायल हो जाता है। उसे सर बेडिवर द्वारा युद्ध के मैदान से मदद मिलती है। वह एक्सकैलिबर को लेडी ऑफ द लेक को लौटाता है और उसे आइल ऑफ एवलॉन ले जाया जाता है। सर बेडिवेयर ही बचाता है इसको, आर्थर को, किंग आर्थर को, जो मॉर्टली रूप से बहुत ही ज़्यादा घातक रूप से घायल हो जाता है। इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है।